हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सीएनएस एजेंट के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है एंटी साइकोटिक ड्रग। तो आप भी क्यूरियस होंगे एंटी साइकोटिक के बारे में जानने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होते हैं? तो एंटी साइकोटिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि साइकोटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट्स को दिए जाते हैं। मेनली एंटी साइकोटिक ड्रग वो वाले ड्रग होते हैं जो कि प्राइमरली दिए जाते हैं ट्रीट करने के लिए स्कीज़ोफ्रेनिया जैसी डिजीज़, जिसमें इंसान को हेल्यूसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि दो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है एक पर्सन की, और साइकोटिक डिप्रेशन जिन पर्सनस को होता है, या फिर साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं जिन पर्सनस को, उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। ये मेनली कैसे काम करता है? मेनली डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है हमारे ब्रेन में। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ना गाइस, वो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है उसकी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है टिपिकल, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है एटिपिकल, यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। तो जो फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं गाइस, उसमें हाई T2 रिसेप्टर ब्लॉकेड होता है। इसकी जो एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए। जैसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स के सिम्टम्स होते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी होती है, काम आती है। एग्जाम्पल जैसे हेलोपेरिडोल की ड्रग, क्लोरप्रोमाजिन और फ्लोपेनेजिन, ये जो मेडिसिन होती है ना, D2 रिसेप्टर को बहुत ताकत से ब्लॉक करती है। इसीलिए ये पॉजिटिव सिम्टम जैसे कि हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन को ठीक करती हैं। लेकिन ना, इससे डोपामाइन बहुत कम हो जाता है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे मसल स्टिफनेस, ट्रिमर्स और पार्किंसन जैसी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो होती है सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग, एटिपिकल एंटी साइकोटिक जिसे बोलते हैं, उनमें जो मेडिसिन आती हैं वो होती है रेस्पेरिडोन, ओलंजापाइन, क्लूजापाइन, क्यूटियापाइन। ये जो मेडिसिन होती है ना, ये भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन ये थोड़ी ना हल्की ताकत से करती है। साथ में ये सेरोटोनिन जैसे 5-HT2A रिसेप्टर बोलते हैं, उसको भी ब्लॉक करती हैं। इससे जो हमारे पॉजिटिव सिम्टम भी ठीक होते हैं, इवन कि नेगेटिव सिस्टम जैसे कि सुस्ती आना और जो हमारी सोशल दूरी हो जाती है, उस पर भी असर करती है, और साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मसल प्रॉब्लम वगैरह होने की संभावनाएं होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक का? ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। हमारे दिमाग में ना एक डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारे दिमाग में डोपामाइन अगर ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा डिल्यूजन जैसे कि झूठे विश्वास होते हैं, हेलुसिनेशन, आवाज़ें सुनाई देती हैं, और साइकोटिक के ना लक्षण होते हैं। तो जो D2 रिसेप्टर है वो क्या करता है? D2 रिसेप्टर डोपामाइन को पकड़ता है और उसका असर दिखाता है। जब डोपामाइन हमारे दिमाग में ज़्यादा हो जाता है तो साइकोटिक सिम्टम जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन क्या करती है? ये मेडिसिन डोपामाइन को D2 रिसेप्टर से चिपकने नहीं देती, ताकि वो उसमें माइंड ना हो। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, डोपामाइन का असर बिल्कुल ही कम हो जाता है, और जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फोर डोपामिनर्जिक पाथवे होता है ब्रेन में। एंटीसाइकोटिक ना मेनली अफेक्ट करता है डोपामाइन को 4 पाथवे के दौरान, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट। फर्स्ट होता है मेसोलिम्बिक पाथवे। इस पाथवे से क्या होता है? डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा ना एक पाथवे होता है। जब इस पाथवे में ना डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो व्यक्ति को ना स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थॉट। ठीक है, इसकी लोकेशन वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स तक की पाथवे, इस मेसोलिम्बिक पाथवे बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्या करती है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। D2 रिसेप्टर डोपामाइन को पकड़कर उसका असर दिखाते हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, तो डोपामाइन का असर कम हो जाता है और पॉजिटिव सिम्टम कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम में सुधार होता है। यही टिपिकल एंटीसाइकोटिक का ना मुख्य इलाज का कारण हिस्सा, मेन थेराप्यूटिक टारगेट होता है। देन होता है मेसोकॉर्टिकल पाथवे। ये क्या है? ये एक डोपामाइन से जुड़ी ना पाथवे है, जो कि हमारी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से शुरू होकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा सोचने समझने का केंद्र होता है, वहाँ तक जाती है। इसकी समस्या क्या होती है? जब ये पाथवे में डोपामाइन की हाइपो एक्टिविटी होती है ना, मतलब कमी हो जाती है, तो व्यक्ति को नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। तो नेगेटिव सिम्टम जैसे मोटिवेशन की कमी हो जाती है, सोशल विड्रॉल, फ्लैटेंड अफेक्ट हो जाता है, पुअर अटेंशन लगता है। तो
ब्लॉकेट का असर होता है। एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन होती है ना, इस पाथवे में भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, लेकिन ये डोपामाइन पहले से ही कम होता है, इसलिए D2 ब्लॉकेट करने की से स्थिति और खराब हो सकती है। इससे नेगेटिव सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन और कमज़ोर हो जाती है। देन नेक्स्ट है नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे। ये पाथवे ना हमारे दिमाग में सब्सटेंशिया नाइग्रा से शुरू होकर हमारा स्ट्राइटम कॉर्डेटे पोटामेन तक की जाती है। ठीक है, ये पाथवे शरीर की मांसपेशियों की ना हरकत जैसे मोटर कंट्रोल को कंट्रोल करने में मदद करती है, यानी कि हमारा चलना फिरना, हाथ पैर का संतुलन, गतिविधि सब इसी पाथवे से नियंत्रण होता है। जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है ना, इस पाथवे में भी डोपामाइन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, लेकिन डोपामाइन यहाँ शरीर की गति को संतुलित करता है। D2 ब्लॉकेट का असर डोपामाइन का कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो जाते हैं। फोर्थ होता है ट्यूबरो इनफुंडिबुलर पाथवे। ये हाइपोथैलेमस से शुरू होकर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी तक जाती है ना। तो ये क्या करती है, इस पाथवे का काम होता है कि डोपामाइन के जरिए ना हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल करना। डोपामाइन क्या करता है, हमारे प्रोलैक्टिन को दबाता है, कम करता है। D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट का क्या असर होता है, जब एंटीसाइकोटिक दवाएं ना D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, तब डोपामाइन प्रोलैक्टिन को नहीं दबा पाता, जिससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। सेकेंड होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसे हम सेकेंड जनरेशन ऑफ ड्रग बोलते हैं। क्या करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है और सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। तो ये क्या करती है, डोपामाइन D2 रिसेप्टर को क्यों ब्लॉक करती है, जब हमारे दिमाग में ना खासकर मिसोलिम्बिक पाथवे में डोपामाइन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तब व्यक्ति को पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, ऐसी चीज़ें सुनाई देना, दिखाई देना, जो इसलिए नहीं होती, डिल्यूजन जैसे झूठे विश्वास। तो इसे एंटीसाइकोटिक दवाई ना D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे डोपामाइन का ना लेवल कम हो जाता है हमारे दिमाग में और हमारे साइकोटिक लक्षण कम हो जाते हैं। सेकेंड, सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक क्यों करते हैं, ये जब हम केवल ना D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो डोपामाइन की कमी से नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे में साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रीमर, स्टिफनेस, एक्स्ट्रापिडिमल सिम्टम। तो एटिपिकल सेकंड जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक होती है ना, वो 5-HT2A रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, जिससे सेरोटोनिन का असर कम हो जाता है और ये डोपामाइन के कुछ हिस्सों में ना बढ़ने देता है। ठीक है, इससे EPS के साइड इफेक्ट कम होते हैं और जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उस पर भी असर पड़ता है। जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है, वो उसकी कमी के कारण के लिए ना पॉजिटिव सिम्टम्स कम होते हैं। और देन 5-HT2A रिसेप्टर जो हमने किया था, डोपामाइन को संतुलन में लाने के लिए होता है, इसीलिए ब्लॉक करते हैं, जिससे EPS के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं और टॉलरेबिलिटी बहुत ही बेहतर होती है। ठीक है, देन साइड इफेक्ट क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग के, वो है लेस रिस्क होता है एक्स्ट्रापिडिमल सिम्टम का, लाइक ट्रीमर, स्टिफनेस, प्रोलैक्टिन राइज हो जाता है, तो हार्मोनल साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, देन फार्माकोकाइनेटिक क्या है एंटीसाइकोटिक का, फर्स्ट ये लिपोफिलिक फैट लविंग होता है, यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग ना लिपोफिलिक होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ये फैट में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये मदद करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए और हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे वो अपना काम दिखाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्टेड होता है। सिर्फ फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं, जैसे कि लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं, वो ही क्रॉस कर सकते हैं इसे। डेट्स वाई लिपोफिलिक ड्रग ना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मेंटल इलनेस के लिए। सेकेंड क्या होता है, ये मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में, मेनली हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है। मोस्टली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना, वो टूटती लीवर में जाके है। मोस्टली जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, वो मेनली फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म लीवर ही होता है। तो ये एंजाइम होता है जो C5P450 सिस्टम, ठीक है, लाइक CYP2D6, CYP3A4 वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि लीवर इश्यू अफेक्ट करता है ब्रेक डाउन के दौरान, जो ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है अगर कोई और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं CYP एंजाइम के साथ। देन इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। काफ़ी सारे एंटीसाइकोटिक होते हैं हमारे बॉडी में जिसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। एग्जाम्पल हैरोपेलिडोल की होती है 14 to 36 आवर्स तक, और जो लंजापाइन की होती है 30 से 40 आवर्स तक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यू डोंट नीड फ्रिक्वेंट डोजिंग। मिस्ड डोज ना लेस हार्मफुल होती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के से। इफेक्ट जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है।
ठीक है। देन हमारी हम करेंगे कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं। तो फर्स्ट होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। मैंने आपको बताया था गाइस कैसे काम करता है, व्हाट आर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका हाई D2 रिसेप्टर ब्लॉकेड होता है, इसकी एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट ज़्यादा होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट ड्रग आ रही है फर्स्ट जनरेशन में वो है क्लोरप्रोमाजीन। जो क्लोरप्रोमाजीन होती है ये लो पोटेंसी ड्रग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सिडेटिव होती है, इससे ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होने की दिक्कत हो सकती है जो कि एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट है, डिजीनेस फील भी कर सकते हैं जब आप खड़े होते हैं, जैसे आपका बीपी डाउन हो सकता है क्लोरप्रोमाजिन लेने के बाद, वेट गेन भी हो सकता है। मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो हमारी क्लोरप्रोमाजिन है, ये एगिटेटेड पेशेंट जो चिड़चिड़े रहते हैं ना पेशेंट, उनके लिए सबसे बेटर होती है क्लोरप्रोमाजिन। तो हमारी जो सेकेंड ड्रग है वो है थायोरिडाजाइन। तो इसकी पोटेंसी बहुत ही लो होती है गाइस। तो ये यूज़ मेनली स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, जो कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स की प्रॉब्लम थी जिसमें पर्सन को बिलीव ही नहीं होता, वो कुछ करता है उसको बिलीव ही नहीं होता, और साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए और सेवरल बिहेवियरल डिसऑर्डर को बच्चों में ट्रीट करने के लिए भी थायोरिडाजाइन दिया जाता है। थायरोइडाजाइन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करेंगे, आपकी हार्ट रिदम इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। इसको बहुत ही केयर से यूज़ करना पड़ता है जो कि हार्ट पेशेंट के शिकार होते हैं उन लोगों के लिए। जो हमारी थर्ड ड्रग है वो काफ़ी अच्छी ड्रग है ट्राइफ्लूपैराजिन। इसकी जो पोटेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, लेस सिडेटिंग होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रापिडेमल इफेक्ट दे सकती है जैसे शेकिंग, स्टिफनेस, रेस्टलेसनेस, बट मेनली ये यूज़ की जाती है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए और एंग्जाइटी के पेशेंट्स के लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस ऑफ ड्रग। तो फोर्थ जो हमारी ड्रग है वो है फ्लूपेनाजिन। फ्लूपेनाजिन इज़ अ हाई पोटेंसी ड्रग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ड्रग। मेनली क्या होता है, अवेलेबल है इंजेक्शन के फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा लास्ट लॉन्गर रहती है, गुड फॉर पेशेंट हु फॉरगेट टू टेक टैबलेट। ठीक है, ये एक्स्ट्रापिडेमल इफेक्ट भी कॉज करती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकिंग। ठीक है, मेनली यूज़ किसके लिए किया जाता है, मेनली स्किज़ोफ्रेनिक क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, साइकोटिक डिसऑर्डर अदर देन स्किज़ोफ्रेनिया को डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, और एगिटेशन इन साइकेट्रिक पेशेंट, उन लोगों के लिए हम फ्लूपेनाजिन इज़ अ बेटर चॉइस। देन फिफ्थ ड्रग है हमारी हैलोपेरिडोल। ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होती है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट एक्टिंग होती है, इमरजेंसीज में हम इसको यूज़ करते हैं साइकोटिक पेशेंट्स के लिए, एग्रेशन जो कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं पेशेंट। ठीक है, इसे एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जैसे ट्रीमर, रिजिडिटी। ठीक है, इस इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट की फॉर्म में, दोनों में आता है हैलोपेरिडोल। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, मेनली वही स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, एक्यूट एंड क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के लिए देती है, और एक्यूट साइकोसिस, डिलीरियम और एक्यूट एगिटेशन और अग्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम हैलोपेरिडोल को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन सिक्स ड्रग गाइस हमारी है लोक्सापाइन। लोक्सापाइन इज अ मीडियम पोटेंसी ड्रग। ये वर्क करती है लाइक अ मिक्स ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये क्या करती है, सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करती है स्लाइटली, मे हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट। क्लिनिकल यूजेस क्या है इसके, मेनली स्किज़ोफ्रेनिया के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एज अ ऑफ लेवल यूज करते हैं, एगिटेटेड एसोसिएटेड विद साइकोट्रिक डिसऑर्डर, उन पेशेंट के लिए भी हम लोक्सापाइन यूज करते हैं। देन सेवन ड्रग जो हमारी है गाइस पीमोजाइड। पीमोजाइड इज अ हाईली पोटेंसी ड्रग, मेनली हम टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें अनकंट्रोल साउंड आती है हमारे कानों में और हमारे अनकंट्रोल मूवमेंट होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम पीमोजाइड देते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है पीमोजाइड लेने के बाद। ईसीजी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मेनली ये टॉरेट सिंड्रोम विद सीवियर मोटर एंड वोकल टिक्स जैसे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में भी हम दे सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो हम एंटीसाइकोटिक दे चुके हैं पर असर नहीं पड़ा, तो लास्ट में पीमोजाइड दे सकते हैं। तो समटाइम ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है, स्पेशली डिल्यूजनल पैरासिटोसिस के लिए। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर सेकेंड एंटीसाइकोटिक ड्रग, सेकेंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये वीकर D2 एंटागोनिज्म होती है, ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और 5-HT2A एंटागोनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट कम होते हैं बट ज़्यादा मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होते हैं। ये दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को ट्रीट करने में मदद करता है। इसमें जो हमारी फर्स्ट ड्रग है गाइस वो है सबसे बेस्ट क्लोज़ापाइन। ये बहुत बेस्ट होती है सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया जो बाकी सारे एंटीसाइकोटिक से ट्रीट नहीं हो रही, जो कि डजंट रिस्पॉन्ड टू अदर मेडिसिन, तो हम क्लोज़ापाइन इज़ अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग दे सकते हैं। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ग्रैन्युलोसाइटोसिस है, मतलब डेंजरस, जिसमें
WBC काउंट होता है पर्सन का वो बहुत कम हो जाता है, उनको रेगुलर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है। वेट गेन होना, सीजर्स आने, ड्रूलिंग, मोस्ट इफेक्टिव बस केयरफुली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, वरना ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है फॉर कंट्रोलिंग द सीवियर साइकिज़ोफ्रेनिया। देन सेकंड जो हमारी ड्रग आ रही है गाइस वो है रिस्पेरिडोन। ये वर्क वेल करती है फॉर पॉजिटिव सिम्टम। हायर डोजेस पे ये एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट दे सकता है जैसे ट्रिमर, स्टिफनेस, इससे प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो सकता है, बेस्ट इनलार्जमेंट हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। मेनली स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, और इरिटेबिलिटी इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में चिल्ड्रन जो कि 5 साल से 16 साल के बीच में होते हैं। देन थर्ड हमारी होती है गाइस ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन बहुत ही हाई रिस्क होता है जब हम ओलेंजापाइन को लेते हैं, जिससे वेट गेन होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा सिडेटिव है ये ड्रग, इफेक्टिव भी होती है, बट जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं ना पेशेंट्स, उन लोगों को प्रेफर बिल्कुल नहीं किया जाता, और डायबिटिक पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं। मेनली ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और एक्यूट साइकोसिस और एगिटेशन जैसे बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देन फोर्थ गाइस हमारी जो मेडिसिन है वो है क्यूटियापिन। क्यूटियापिन इज़ अ वेरी सेडेटिव ड्रग, मेनली यूज़ किया जाता है स्लीपिंग एड प्रॉब्लम के लिए। इसका जो एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा गुड चॉइस ऑफ ड्रग होती है बाइपोलर डिसऑर्डर सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए और एंग्जाइटी जैसे सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए। इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है? स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में हम इसको दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हमारा क्यूटियापाइन को। एंड फिफ्थ ड्रग इज गाइस हमारी एरिपिप्राजोल। एरिपिप्राजोल क्या होती है? पार्शियल D2 एगोनिस्ट होती है। ये हमारे डोपामाइन को बैलेंस कर देती है पर इसको ब्लॉक नहीं करती फुली, ठीक है। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी कम होते हैं, लेस सिडेटिव होती है, इससे वेट गेन होने के चांसेस कम होते हैं। इसको यूज़ किया जाता है एज अ एड ऑन इन डिप्रेशन। मेनली स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है एडल्ट में और एडोलेसेंट में। इफेक्टिव होता है एक्यूट मानिया के लिए, मिक्स्ड एपिसोड में, बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनली एज अ एडजंक्ट थेरेपी यूज़ करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अप्रूव्ड ड्रग होती है फॉर इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट गाइस इज जिप्रासिडोन। सिक्स ड्रग इज जिप्रासिडोन। तो जिप्रासिडोन क्या होती है? वेट न्यूट्रल होती है, ओबेस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन चाहिए इसके लिए, मेनली स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है जिप्रासिडोन। इफेक्टिव होता है मैनियक पेशेंट में भी और मिक्स्ड एपिसोड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनली क्या करता है? बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है। सेवन ड्रग गाइस इज पेलीपेरिडोन। पेलीपेरिडोन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ रेस्पेरिडोन। ये सेम इफेक्ट देता है जो कि रेस्पेरिडोन देता है। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन अवेलेबल है पेशेंट्स में जो कि डेली पिल्स नहीं ले सकते। मेनली स्किज़ोफ्रेनिया एडल्ट में दे सकते हैं, एडोलेसेंट में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को। अप्रूव्ड है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए विद और विदाउट सिम्टम्स के पेशेंट्स को, दोनों को हम दे सकते हैं, ठीक है। देन हमारी एट्थ है एजीनापाइन। एजीनापाइन गिवन एज अ सबलिंगुअल टैबलेट, ठीक है, जिसको हम टंग के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। स्टोमक इशू अवॉइड, ठीक है, वर्क फास्टर, ठीक है। एक्यूट एगिटेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मेनली ये ट्रीट करती है स्किज़ोफ्रेनिया एडल्ट में। इफेक्टिव होती है मैनिक पेशेंट में, मिक्स्ड एपिसोड में, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे पेशेंट्स में, ठीक है। अप्रूव्ड है इन बाइपोलर डिसऑर्डर। समटाइम इसको ऑफ लेवल यूज़ किया जाता है एगिटेशन और साइकोसिस इन मूड डिसऑर्डर में। देन नाइन्थ जो ड्रग है गाइस वो है हमारी लुरासिडोन। लुरासिडोन मेनली स्किज़ोफ्रेनिक एडल्ट और एडोलेसेंट दोनों में ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। मेनली 13 साल से 17 साल के बच्चों के बीच में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है लुरासिडोन। अप्रूव्ड है डिप्रेसिव इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर को, और प्रेफर्ड करते हैं हम पेशेंट्स में जिसको मेटाबॉलिक कंसर्न है ड्यू टू मिनिमल वेट गेन। वेट न्यूट्रल होता है, ठीक है। इससे इसके जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो कम होता है, स्पेशली हेल्पफुल होता है बाइपोलर डिप्रेशन में। मस्ट बी टेकन विद फूड। देन 10th इज आइलोपेरिडोन। ये रेस्पेरिडोन की तरह ही काम करती है। इसका एक्स्ट्रापिडेमल साइड इफेक्ट गाइस कम होता है। ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है जिससे हमें डिजीनेस कॉज हो सकती है। ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए एडल्ट में। मेनली यूज़ किया जाता है एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स को रिड्यूस करने के लिए स्किज़ोफ्रेनिया में। कंसीडर करते हैं हम पेशेंट में रिक्वायर इसकी बेटर टॉलरेबिलिटी होती है फॉर एक्स्ट्रापिडेमल इफेक्ट। देन जो हमारी 11 ड्रग है गाइस वो है कैरीप्राज़िन। कैरीप्राज़िन ये टारगेट T3 रिसेप्टर मोर होती है। ये मेनली क्या करती है? नेगेटिव सिम्टम लाइक लैक ऑफ इमोशंस और मोटिवेशंस, उनको
सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इससे हमारा वेट गेन कम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन होती है हमारी अच्छी कैरीप्राज़िन। ठीक है, देन गाइस हमारी जो 12th है वो है ब्रेक्सपिप्राज़ोल। ये वर्क करती है जैसे एरिपिप्राज़ोल काम करता है। ये पार्शियल D2 एगोनिस्ट है। ये एकाथीसिया कॉज कर सकती है जो कि रेस्टलेसनेस होता है। मेनली ये डिप्रेशन के लिए दिया जाता है और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देन गाइस इट्स डिपोट इंजेक्टेबल फॉर्म में जो ड्रग्स अवेलेबल है जो कि यूज़ की जाती है नॉन कॉम्प्लाइंट पेशेंट के लिए। एग्जांपल हैरोपेरिडोल डेकोनेट का इंजेक्शन आता है, फ्लूपेनाजिन डेकोनेट का इंजेक्शन आता है और रिस्पेरिडोन लॉन्ग एक्टिंग एक्शन आता है और पेलीपेरिडोन पाल्मिटेट का इंजेक्शन आता है। सो गाइस ये थी हमारी ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग आ रही है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले बताया था। फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक दोनों के बताए थे। एंड देन सेकेंड जनरेशन ऑफ ड्रग भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें सेकेंड जनरेशन में आ रही हैं। ठीक है, इंडिकेशंस मेनली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है किस लिए दी जाती है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना गाइस वो हम देते हैं मेनली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में पॉजिटिव सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन जैसे सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए। हेलोपेरिडोल रेस्पेरिडोन जो होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सोशल विड्रॉल फ्लैट इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। क्लोजापाइन कैरीप्राजिन और एरिपिप्राजोल किसके लिए, स्किज़ोफ्रेनिया रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट में काम आती है। और क्लोजापाइन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है जो किसी और से ट्रीट नहीं होता, तो हम इसको क्लोजापाइन देते हैं मेडिसिन। वो स्किज़ोफ्रेनिया में ज़रूर असर डालती ही डालती है। ठीक है, मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर में एक्यूट मैनिया में हम ओलेंजापाइन क्यूटियापाइन और एरिपिप्राजोल दे सकते हैं और बाइपोलर डिप्रेशन में लुरासिडोन और क्यूटियापाइन हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन गाइस एक्यूट एगिटेशन और एग्रेशन के लिए हम हेलोपेरिडोल का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, ओलेंजापाइन का इंजेक्शन दे सकती हैं और टॉरेट सिंड्रोम जो था उसके लिए हम पीमोजाइड और हेलोपेरिडोल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन जो ऑटिज्म रिलेटेड इरिटेबिलिटी होती है उसके लिए हम एरिपिप्राजोल और रेस्पेरिडोन जैसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए एडजुवेंट थेरेपी के लिए एरिपिप्राजोल और बेक्सपिप्राजोल को हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और दैट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो गाइस दिस इज़ ऑल द मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी के लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि ये कौन कौन सी मेडिसिन के लिए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देन गाइस जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे साइकोसिस डिसऑर्डर, जैसे जनरल यूज़ के लिए मोस्ट टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एज़ पर उसकी सीवियरिटी देख के, एज़ पर उसके सिम्टम्स देख के हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जो इसमें मैंने यूजेस बताए हैं जैसे मैनिक डिसऑर्डर, ऑटिज़म हो गया, टॉरेट सिंड्रोम हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑल आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। मैं हर एक डिजीज़ के बारे में अलग अलग वीडियो स्पेसिफिक बताऊंगी, तो देखना मत भूलिएगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी, ताकि आपको हर डिजीज़ के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन मैं कर सकूं। मेरी कोशिश तो यही रहती है गाइस। ठीक है, तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अभी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगी गाइस जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के होते हैं। वो है EPS एक्स्ट्रा पाइडेमल साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे मूवमेंट प्रॉब्लम यानी कि ट्रीमर्स, जैसे कंपन हो गई, स्टिफनेस हो गई, स्टिफ हो जाते हैं हमारे हाथ, रेस्टलेसनेस होती है। देन सीन विद ओल्डर ड्रग लाइक हाइलोपेरिडोल से होता है मेनली एक्स्ट्रा पेडिमल साइड इफेक्ट। हाई प्रोलैक्टिन हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने के चांसेस, मिल्क डिस्चार्ज, पीरियड्स नहीं आते, कॉमन होते हैं रेस्पेरिडोन लेने वाले पेशेंट्स के साथ। वेट गेन होने की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ की, एपिटाइट इंक्रीज़ हो जाती है और डायबिटिक के जो रिस्क होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं गाइस ओलेंजापाइन और क्लोजापाइन जो पेशेंट्स लेते हैं उनके लिए। देन स्लीपीनेस, सिडेशन हो सकता है, फीलिंग आप स्लीप फील कर सकते हो पूरा पूरा दिन, कॉमन होता है क्यूटियापाइन और क्लोप्रोमाजिन लेने के बाद। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम होगी जैसे इरेगुलर हार्ट बीट्स, जिप्रासिडोन और थायोरिडाजाइन लेने के बाद आपको ये आ सकती है। WBC एकदम से आपका कम भी हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। क्लोजापाइन के साथ जो पेशेंट्स क्लोजापाइन लेते हैं ना उनको रेगुलर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाता है ना। देन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। NMS, हाई फीवर, स्टिफ मसल्स, कन्फ्यूजन्स, अगर ये सब चीज़ें हुए किसी पेशेंट्स को, रेयर होते हैं वैसे तो मेडिसिन के साथ, बट बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो एमरजेंसी के केस में हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग को तुरंत ही स्टॉप कर देना चाहिए।
देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं जब कब नहीं यूज़ करना चाहिए। किसी को अगर हार्ट डिजीज़ होती है ना गाइस, तो उनको जिप्रासिडोन और पीमोजाइड जैसी ड्रग दोनों ही नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल, ठीक है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देती है। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट कंडीशन पहले से ही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अरिदमिया के चांसेस हो सकते हैं, रेगुलर हार्ट बीट हो सकते हैं, इवन सडन डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। देन सेकंड होती है पार्किंसन डिजीज़। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है तो उनको हेलोपेरिडोल और अदर ड्रग्स, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग बंद कर देनी चाहिए, जैसे टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट्स होते हैं ना, ऑलरेडी उनमें डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। हेलोपेरिडोल जैसी जो मेडिसिन होती हैं वो डोपामाइन को ज़्यादा ही ब्लॉक कर देती हैं, जो कि पार्किंसन जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें वो वोर्स कर देती है, जैसे ट्रिमर और स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम उनको रहती है। क्योंकि मसल मूवमेंट की प्रॉब्लम तो रहती ही है जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। देन थर्ड होता है हिस्ट्री ऑफ लो वाइट ब्लड सेल्स। उनको क्लोजापाइन अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोजापाइन क्या है ना, ग्रैनुलोसाइटोसिस को कॉज करती है, यानी कि आपका वाइट ब्लड सेल डेंजरसली ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर किसी को WBC की लो रहने की पहले से ही प्रॉब्लम है ना, उसको क्लोजापाइन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है उन पेशेंट्स के लिए, इसलिए क्लोजापाइन उन पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ही मना होती है। देन फोर्थ होती है सीजर डिसऑर्डर। जो हमारा सीजर डिसऑर्डर होता है ना गाइस, उसके लिए क्लोजापाइन ओलंजापाइन जैसी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। ये ड्रग क्या करती है, हमारे सीजर थ्रेशोल्ड को लो कर देती है, मीनिंग दे मेक सीजर्स मोर लाइकली, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में ना एपिलेप्सी के अगर कोई पेशेंट्स है जिनको सीजर्स की हिस्ट्री है, ठीक है, दिस शुड बी यूज्ड विद एक्सट्रीम कॉशंस और अवॉइड करना चाहिए उन पेशेंट्स को। देन गाइस इस ड्रग इंट्रैक्शन क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, जो CNS डिप्रेसेंट ड्रग होती है जैसे अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन जैसी ड्रग होती है, वो सिडेशन कॉज कर देती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। QT प्रोलॉन्गिंग ड्रग जो होती है एंटी अरिथमिया, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्यूनोलोन, अरिथमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। उनके साथ हम एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव के साथ भी हम नहीं ले सकते और इसकी एडिक्टिव इफेक्ट होती है, तो इससे BP भी डाउन जा सकता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ हम CNS डिप्रेसेंट ड्रग नहीं ले सकते, बेंजोडाइजेपिन नहीं ले सकते, और एंटी रिथमेटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्यूनोलोन और अरिथमिया रिस्क जो बढ़ाती है जो ड्रग्स होती हैं जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उन्हें नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस CYP450 इनहिबिटर इंड्यूसर वो भी नहीं ले सकते इसके साथ, क्योंकि ये हमारे ब्लड लेवल को अफेक्ट करती हैं एंटीसाइकोटिक के साथ, जैसे फ्लॉक्सिटिन इंक्रीज कर देती है ओलंजापाइन का लेवल, ठीक है। तो लीवोडोपा होती है वो भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट इफेक्ट देता है। लीवोडोपा डोपामिन को इंक्रीज कर देता है, जो एंटीसाइकोटिक उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे पार्किंसन का इफेक्ट है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाता है। तो उसको नहीं लेना चाहिए लीवोडोपा को अगर आप एंटीसाइकोटिक ले रहे हैं। तो साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं ना गाइस, वो सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जहाँ जो पर्सन है अपना रियलिटी के साथ टच बिल्कुल खो देता है। वो हमेशा अपने थॉट्स में रहता है, इमोशंस में रहता है, बिहेवियर में रहता है। उसके कोर सिम्टम्स क्या होते हैं, डिल्यूशंस, मतलब वो फॉल्स बिलीव कर लेता है, रियलिटी नहीं देखता, जो उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया वो बना लिया। हेलुसिनेशंस जैसी प्रॉब्लम होती हैं, वो वैसी आवाज़ें और चीज़ें सुनता है जो कि रियलिटी में होती नहीं है। उनकी जो थिंकिंग है डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, लॉजिकल स्पीच देते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, स्ट्रेंज और अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस होते हैं, और उनके नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे उसमें इमोशंस की कमी हो जाना, स्पीच की लड़खड़ाती है उनकी स्पीच देने से पहले, और मोटिवेशन की बिल्कुल ही कमी होती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे स्कीजोफ्रेनिया, स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, डिल्यूशनल डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोसिस डिसऑर्डर, टॉरेट सिंड्रोम, ठीक है। इसका कॉज क्या है, मे बी जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, या ब्रेन केमिस्ट्री या डोपामाइन का इम्बैलेंस होना दिमाग में उसकी वजह से भी, या आपको कोई स्ट्रेस है, या किसी पेशेंट्स को कोई ट्रॉमा लगा है, या वो किसी चीज़ को सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं गाइस। तो साइकोटिक डिसऑर्डर ना एक ग्लिम्स मैं देती हूँ आपको माइंड का। टुडे वी अंडरस्टूड व्हाट साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर, कैसे उसने अफेक्ट किया हमारे थॉट्स पे, परसेप्शन पे, बिहेवियर पे,
है ना गाइस। सो स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट एपिसोड। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी हर एक साइकोटिक डिसऑर्डर को, कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर दिया जाता है, कौन से सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, और उन डिजीज़ को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफली। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी थी और मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटीसाइकोटिक के जितने भी यूजेस होते हैं उनके लिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक इट। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिजीज़ के ऊपर बनाऊंगी, एंटीसाइकोटिक के। होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और ये वाली भी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।